हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इसमें पहला वाला क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यानी जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग तो पर्यावरण है। यह कथन किसका है, यानी ये कथन देने वाले कौन है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। अब देखिए कि यह कथन किसने दिया है। तो पहला है ए फिटिंग ने, यानी जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। तो ये कथन देने वाले हैं ए फिटिंग। या बी वाला देखिए चार्ल्स डार्विन, यानी ये कथन देने वाले हैं चार्ल्स डार्विन। या सी है लेमार्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। तो ये कथन दिया है ए लेमार्क ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, यानी इसमें से देखिएगा इन ऑप्शनों में से तो भौतिक वातावरण का कौन सा तत्व नहीं है। तो पहला है कि भूमि के रूप, मृदा, खनिज या बस्तियां। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखिएगा कि भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है तो ये है बस्तियां, यानी बस्तियां जो हैं तो ये भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, ये मानव निर्मित वातावरण के तत्व हैं। बस्तियां जो है तो ये मनुष्य बनाता है। बाकी देखिएगा भूमि के रूप, मृदा, खनिज तो ये जो है भौतिक वातावरण के तत्व हैं। लेकिन बस्तियां जो हैं तो बस्तियां इसमें देखिएगा सबसे अलग है, ऑप्शन में सबसे अलग है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बस्तियां तो ये भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। तो पहला है कि नियतवादी अवधारणा, यानी सतत व अस्थायी विकास तो ये नियतवादी अवधारणा से संबंध रखता है। या बी है संभववादी अवधारणा, तथा सी है कि नवनियतवादी अवधारणा। उसके बाद डी है कि उपरोक्त सभी। तो देखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सतत व अस्थायी विकास, अस्थायी विकास जो है तो ये किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। तो ये सतत व अस्थायी विकास ये नवनियतवादी अवधारणा से संबंध रखता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है, यानी प्रेजेंट टाइम पे तो वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। जहाँ पे जो है तो प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा, मनुष्य की क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है तो वर्तमान में उसे ही वन्य क्षेत्र कहा जा सकता है। तो पहला है कि 50% से कम, बी है 50% से अधिक, सी है 75% से कम, या डी है 100% से कम। तो देखिएगा कि वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ पर 50% से कम मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है, यानी 50% से कम वनों का जो है कटाई हुआ हो, मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ हो वर्तमान समय में, तो वन्य जो है वन्य क्षेत्र उसे ही कहा जा सकता है। यानी वनों की संख्या जो है, जंगल जो है तो वो 50% से अधिक होनी चाहिए। तो वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे ही कहा जा सकता है जहाँ पर प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा 50% से कम परिवर्तन हुआ हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक इसमें पूछा गया है कि कौन थे। तो पहला है कार्ल रिटर, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक तो कार्ल रिटर थे, या ग्रिफिथ टेलर थे, या डेविस थे, या डी है डार्विन थे। तो देखिएगा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक तो ये थे कार्ल रिटर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया।
तो पहला है कि सतत विकास का, यानी सतत विकास का जो है तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, या स्वच्छता वर्ष, या वन संरक्षण वर्ष, या मृदा वर्ष। तो देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो पहला है 21 मार्च, 23 दिसंबर, 5 जून, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है, यानी किसका संबंध जो है तो ये पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। तो पहला है धारणीय विकास का, बी है गरीबी कम करना, सी है वातानुकूलन, तथा डी है कागज के थैलों का प्रयोग। या तो देखिएगा इसमें पूछा क्या गया है कि किसका संबंध जो है पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गरीबी करना, गरीबी कम करना। तो ये पर्यावरणीय सुरक्षा से इसका संबंध नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए तो वनों का क्षेत्रफल लगभग कितना होना चाहिए। तो पहला है कि 20%, बी है 23%, सी है 33%, तथा डी है 53%। तो देखिए कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो होना चाहिए 33%। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो क्या अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं तो क्या अवशोषण करते हैं। तो पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन मोनोऑक्साइड अवशोषण करते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है। तो पहला है 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, या 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कि किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान तो ये होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो पहला है कोलकाता में, बी है भोपाल में, सी है देहरादून में, तथा डी है लखनऊ में। तो देखिएगा कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है देहरादून में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है। तो पहला है कि आरक्षित वन, संरक्षित वन, परिबद्ध वन, या उपरोक्त सभी। तो भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र ये है आरक्षित वन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं। तो पहला है कृषि, वन, कॉफी, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि हरा सोना वनों को कहा जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। पहला है निगमित निकाय, यानी निगमित निकाय भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक है, या गैर सरकारी व्यक्ति, या राज्य, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक तो वो है राज्य। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो पहला है पेड़ काटने से, पेड़ लगाने से, फसलों में वृद्धि से, या पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन से। तो वन महोत्सव ये संबंधित है पेड़ लगाने से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है। सोपान कृषि तो ये कहाँ पर की जाती है। तो पहला है कि पहाड़ों की ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ों की चोटी पर, या उपरोक्त सभी। तो देखिए कि सोपान कृषि ये की जाती है पहाड़ों की ढलान पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो पहला है जल, ऊर्जा, भूमि, या इमारतें। तो देखिए जाहिर सी बात है जल जो है ये भी प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, ऊर्जा भी प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, भूमि भी प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। लेकिन इमारतें जो है तो इमारतें प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, ये मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है पूछा गया है तो इमारतें, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है, यानी कौन सा कारण नहीं है। तो पहला है कि जनसंख्या वृद्धि, भूकंप, पर्यावरणीय प्रदूषण, या वन्य जीवों का शिकार। तो प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है तो वो है भूकंप। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। तो अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता, या पार्थिव एकता। तो पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना ये नहीं है जनसंख्या वृद्धि। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।